नमस्कार साथियों। आज की वीडियो खास है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो एसएससी सीजीएल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम के सवालों की। ये टॉपिक जितना आसान है उतना ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। बस ज़रूरत है इसे सही तरीके से समझने की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो का पहला सवाल है हमारे पास में। और आज की इस वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम के सभी प्रकार के सवालों की कि एचसीएफ और एलसीएम के सवालों को हम कैसे हल कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से और बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, देखो जैसे पहला सवाल हमारे पास है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ का 56 गुना है, उसके एचसीएफ और एलसीएम का योग 1710 है। यदि दो संख्याओं में से एक संख्या 420 है तो दूसरी संख्या कौन सी है। इस प्रकार के सवाल एग्जाम में अक्सर कर पूछे जाते हैं। और देखो भाई, जितने भी तुम्हारे पास में गणित के सवाल तुम्हें हल करने हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इस सवाल को हल तो वे कर देंगे पर कौन से माध्यम से, यानी कि बड़े तरीके से इस सवाल को वे हल करेंगे। पर एग्जाम में मैं बड़े तरीके से सवाल को हल करके हमारा काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पर हमें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सवाल को हल करना पड़ेगा कम से कम समय में। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें यह करना होगा कि गणित की हमें बेसिक नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, यानी कि गणित का जो हमारा बेसिक है वो बेस हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, तभी हम शॉर्ट ट्रिक को बना सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक का जो हमारा बड़ा सवाल होता है उसको हम छोटा करके शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं। अब देखो बेसिक नॉलेज का मतलब क्या। अब देखो इसमें सवाल में ये बोला गया कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि दो संख्या है हमारे पास में और वह संख्या में अज्ञात है। वैसे एक संख्या इसमें हमें बताएगा कि 240 है। ठीक है, चलो इसकी बात बाद में करेंगे कि जो दो संख्या थी उनका लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 56 गुना है। यानी कि जो हमारे पास में एलसीएम है, यहाँ पर मैंने लिख दिया एलसीएम, यानी कि लैसअप जो है हमारे पास में और एचसीएफ। यहाँ पर इस स्थिति में ये क्या दिख रहा है, यानी कि बराबर है। यहाँ पर हमारा एलसीएम बराबर एचसीएफ है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सवाल के अनुसार, सवाल के अनुसार हमारा ये बताया गया कि जो उन दो संख्याओं का लैस है उनके मैसा का 56 गुना है। अब समझने की बात यह है कि 56 इसमें गुना करेंगे तो एलसीएम में बिल्कुल भी 56 से गुना नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, क्योंकि भाई सवाल में तो क्या बताएगा, यानी कि महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ का जो एलसीएम है वो 56 गुना है। यानी कि ये इसमें सवाल में क्या आ गया कि एचसीएफ का एलसीएम 56 गुना है ये भी, तो इसको बराबर करने के लिए 56 से गुना किस में करेंगे, हम एचसीएफ में करेंगे। तो ये पॉइंट भाई तुम्हें अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। प्रत्येक सवाल को बहुत ही ध्यान से और अच्छी तरीके से हम हल करना आपको सिखाएंगे। अब देखो एचसीएफ से कितना गुना है, एलसीएम 56 गुना, तो गुना किस में करनी, एचसीएफ में। तो अब हमारा एलसीएम बराबर एचसीएफ ये दोनों हो गए। यहां तक का सवाल हमने ये हल कर लिया। इसके बाद में इसने बोला उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग 1710 है। यानी कि जो हमारे पास में एचसीएफ है, एचसीएफ प्लस और हमारा एलसीएम बराबर कितना है भाई, 1710। कितना आ गया, 1710। अब देखो एलसीएम बराबर कितना है, 56 एचसीएफ, तो एचसीएफ के स्थान पर हम क्या रख देंगे भाई, 56 एचसीएफ। ठीक है, बराबर कितना है हमारे पास में 1710। अब हमारे पास में कितना आ जाएगा, 57 एचसीएफ। 57 एचसीएफ बराबर 1710, और इस 57 से ये हमारा भाग करके कट जाएगा, तो एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में, यानी कि 30 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब एचसीएफ हमने ज्ञात कर लिया तो एलसीएम हमारा बड़े आराम से यहाँ से निकल जाएगा। अब यहाँ तक का सवाल हल हो गया। अब बारी है सवाल में लास्ट स्थिति की कि लास्ट स्थिति हमारी क्या कह रही। यदि दो संख्याओं में से एक 240 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब देखो एक सूत्र हमने बढ़िया अच्छी तरीके से पढ़ा है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएफ। ठीक है भाई, पिछली कक्षाओं में हम इसको बहुत आसान तरीके से काफी
कई बार इसको प्रयोग कर चुके और पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब बस इसमें हमें मान रखना है, यानी कि एक संख्या कितनी है हमारे पास में, यानी कि पहली संख्या कितनी है हमारे पास में 240। ठीक है, दूसरी संख्या में ज्ञात करना है भाई। अब देखो एचसीएफ कितना आगा हमारे पास में भाई 30। अब गुणा, अब देखो एलसीएम तो हमारे पास है नहीं। अब देखो एलसीएम कहाँ से ज्ञात करेंगे, एलसीएम बराबर कितना है हमारे पास में 56 गुना एचसीएफ। ठीक है, यानी कि हमें पता है इनके बीच में हमेशा किसका निशान होता है, गुणा का। ठीक है, तो देखिए भाई इस तरह की तो बेसिक चीज आप अगर मजबूत है ना, जैसे पता हो कि यहाँ पर गुणा का निशान है, यहाँ पर एलसीएम बराबर एचसीएफ है, तो इससे भी बहुत काम चल जाएगा। आप बेस शॉर्ट ट्रिक को आसान तरीके से एकदम पकड़ जाएंगे। ठीक है, अगर बेसिक तुम्हारा कमजोर है तो भाई थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर फिर भी समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा एलसीएम 56 गुणा 30, बताओ आ जाएगा नहीं आ जाएगा। क्योंकि इन सवाल को मैं पूरा हल करके नहीं दिखाना, इन सवाल में तो हम सिर्फ इतना सवाल हल करना है, इतना सवाल हल करना है जिससे हमारा हल करने से आंसर आ जाए, आंसर निकल जाए। ठीक है, कम से कम। अब देखो 240 है हमारे पास में, 30 से हम 240 को कितनी बार भाग कर देंगे भाई 8 बार, और 8 से हम 56 को कितनी भाग कर देंगे 7 बार। तो यानी कि हमारी दूसरी संख्या बराबर कितना आ जाएगा भाई 210, और ऑप्शन हमारे पास में डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी, क्योंकि इसका जो दूसरी संख्या है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास में भाई, या 210। तो इसी प्रकार से आज के सवालों को भाई हम हल करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप इस सवाल को चाहो तो और भी और छोटा कर सकते हो, पर भाई बस छोटा कैसे होगा, तुम्हें बेसिक बात नॉलेज का होना जरूरी। पर ऐसा भी है, अगर तुम्हारे समझ में ये सवाल इस तरीका भी अच्छी तरीके से आता है तो आप इससे भी कम से कम समय में से हल कर सकते हो। ये नहीं है कि मतलब और छोटा, देखो शॉर्ट ट्रिक तो हमने बहुत छोटी ढूंढ ली, समझ में वो हमारी बैठ नहीं रही, तो उससे भी हमारा कोई फायदा बिल्कुल भी नहीं है। भले हमारा सवाल एक या दो लाइन हमारी बड़ी निकल रही है सवाल में, पर अगर हमारी समझ में वो बैठ रहा है तो वो भी तरीका तुम्हारे लिए सही हो सकता है। ठीक है, यानी कि हमें बताया गया था कि एचसीएफ इसका 56 गुना है, तो हमें पता है कि सूत्र में क्या दे दिया, एचसीएफ और एलसीएम का योग कितना दे दिया, हमें हमारे पास में कितना दे दिया 1710। अब हमें पता है एचसीएफ प्लस एलसीएम बराबर 1710 होगा, तो 56 और 1 कितना हो जाएगा 57, एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में 1710। अब हमारे पास में एचसीएफ बराबर कितना आ जाता भाई 30। ठीक है, अब हमें पता है कि ये सूत्र हमारे याद है, तो हमें सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है, सूत्र हमारे दिमाग में लिखा हुआ है। हमें सिर्फ मान धरना, मान क्या इतना धरना था 240 गुना कितना था हमारे पास में ये, और हमारे पास में इतना आ जाता, फिर कितना आता 56 गुना 30। इससे हम भाई इसको भाग देते 8 और इससे इसको भाग देते 7, तो हमारे पास में दूसरी संख्या बराबर कितना आता 210। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए साथियों, सवाल नंबर 2 जो हमारे पास में है, तीन संख्याएं 3:8:15 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 8280 है, उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। बढ़िया ही सवाल है और मुश्किल से इस सवाल को हल करने में 5 सेकंड भी बहुत है। ठीक है, अब देखो पहली संख्या हमारे पास में क्या है 3, तो हम इसको 3x लिख सकते हैं। दूसरी संख्या हमारे पास में 8 है तो उसको 8x लिखेंगे, और तीसरी संख्या हमारे पास में 15 है, तो भैया हम इसको 15x लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि हम अब तक पढ़ते हैं जो गणित में अनुपात में संख्या होती है उनके साथ में एक गुणनांक उनका छुपा होता है। क्या होता है, एक गुणनांक उनके साथ में छिपा होता है, तो हमें ज्ञात करना होता है। ठीक है, जैसे x और 3 के बीच में गुणनांक है, किसका निशान होता है, गुणा का। ऐसे 8x के बीच में गुणा का निशान है और 15x के बीच में भी गुणा का निशान। इसके बाद में उसने बताया कि अगर इन तीनों संख्याओं को मैं यहाँ से मैं से ज्ञात करूँ, क्या ज्ञात करूँ मैं से, यानी कि एचसीएफ। ठीक है, तो मैं से कितना आ जाएगा, इनका x आ जाएगा। ठीक है, क्यों आ जाएगा, क्योंकि हमें पता मैं से क्या होता है, जितने भी हमारे पास में संख्या होती है उन संख्याओं का जो हमारे पास में छोटे से छोटा गुणनांक होता है वो उसका क्या होता है, हमारा में से हो जाता है। अब वहीं अगर लैसे की बात करी जाए इसकी, यानी कि यहाँ पे एलसीएम की बात करी जाए, एलसीएम, तो एलसीएम इसका कितना आएगा निकल के, एलसीएम आ जाएगा भाई 3 का और 8 का और 15 का लैसे कितना हो जाएगा 120, और एक क्या आ जाएगा इसके साथ में x आ जाएगा। ठीक है, लैसे में क्या होता है, जो तीनों में कॉमन होता है
वो लिखना, बाकी हमें सारे गुणांक लिखने पड़ते हैं, इनके गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जो इसमें होते हैं। ठीक है, अब देखो 3 का, 8 का और 15 का लय से 120 कैसे लिया, आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 3 के पहाड़े में भी आती हो, 8 के में भी और 15 के भी, तो वो क्या है हमारे पास में 120। अब देखो बस हमारा सवाल हल हो गया। इसमें हमें बताया गया था कि 3 संख्याओं अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 8280 है, यानी कि लय से कितना आएगा हमारे पास में 120x और लघुत्तम समापवर्तक कितना 8280। ठीक है भाई, अब इससे हम इसको भाग कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में 12 चंग कितना चल गया 72 और हासिल 10, 12 नंबर कितना आ गया 108, यानी कि 69 आ गया हमारे पास में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन सवाल को हल करना, और भाई प्रत्येक सवाल को मेरे साथ हल करते हुए चलना, तभी ये सवाल तुम आप अच्छी तरीके से इनको समझ पाओगे और एग्जाम में भी इस प्रकार के सवाल को अच्छी तरीके से पकड़ पाओगे कि ये सवाल कैसा है। समझ गए, क्योंकि 3 संख्या थी, मैं से मैं ज्ञात करना था, लघुत्तम समापवर्तक दे रखा था, तो हम क्या लिखेंगे 120x बराबर 8280 और इससे भाग करेंगे तो x बराबर कितना आ गया 69, और मैं से बराबर कितना था हमारे पास में x, और x का मान कितना आ गया हमारे पास में 69, तो यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या है हमारे पास में, देखिए दोस्तों अगले सवाल में हमारे पास में कि 6 घंटियां जो क्रम से 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती है, एक साथ बजना शुरू करती है, कितने सेकंड बाद फिर से एक साथ बजेगी। ठीक है, अब देखो यानी कि इस सवाल में मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि हमारे पास में 6 घंटियां थी और जब उन्होंने बजना शुरू किया तो मैं शुरू में एक साथ बजी। ठीक है, कितनी घंटियां थी 6, 6 की 6 घंटियां जब शुरू में बजी पहली बार तो 6 की 6 एक साथ बजी। उसके बाद में जो पहली घंटी थी वो 3 सेकंड के बाद दोबारा से बज गई, यानी कि पहली घंटी 3 सेकंड के बाद दोबारा से बज गई, फिर दूसरी घंटी 4 सेकंड के बाद दोबारा से बज गई, तीसरी घंटी 6 सेकंड के बाद दोबारा से बजी, और चौथी घंटी 7 सेकंड के बाद। इसी प्रकार से 6 के 6 घंटी बजना अलग अलग समय पर शुरू। तो इसमें पूछा यह गया कि कितने समय बाद, कितने सेकंड के अंतराल के बाद में एक साथ दोबारा से बजेगी, कितने सेकंड बाद अगर मैं देखी जाए कि एक अंतराल समय के बाद मतलब में दोबारा से बजे, तो इसमें कहने यानी कि हमारे पास में 3 है, 4 है, 6 है, 7 है, 8 है और 12 है। इसका ज्ञात करना है हमें एलसीएम। अगर इस प्रकार का सवाल आता है तो तुम्हें याद रखना, इस प्रकार के सवाल का तुम्हें ज्ञात करना होता है लय से। क्या ज्ञात करना होता है लय से। अब देखो लय से कैसे ज्ञात करेंगे, लय से ज्ञात करने का क्या तरीका होता है, जैसे 3 और 4 होगा, ठीक है, 3 और 4 का लय से कितना आ जाएगा भाई 12। ठीक है, फिर 12 के बाद में 12 और 6 का लय से ज्ञात करना तो कितना आ जाएगा भाई हमारे पास में 12 ही आ जाएगा। और उसके बाद में भाई हमें ये विषम संख्या होगी, इसको छोड़ देना, लय से लेने का आसान तरीका बता रहा। और तुम्हें अब जब 12 और 8 का लय से लेना, 12 और 8 का लय से कितना आ जाएगा भाई हमारे पास में 24, फिर 24 और 12 का लय से लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 24। ठीक है, 24 और 12 का लय से 24। अब देखो संख्या क्या छोड़ा था हमने, विषम, तो हम इसमें क्या कर देंगे, इसकी गुना कर देंगे, तो इसकी गुना करके कितना आ जाएगा हमारे पास में 168, यानी कि ऑप्शन बी इसमें भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लय से क्या होता है, में दो संख्याओं जो, जैसे हमारे पास में हमने किसका बताया कि 3 और 4 का लय से 12 होता है, कैसे बताया, इसका मतलब ये होता है कि वो संख्या देखनी जो 3 के पहाड़े में भी आती हो और 4 के पहाड़े में भी आती हो, छोटी से छोटी। ठीक है, ऐसे तो हमारे पास में 24 भी है कि 3 के पहाड़े में होगा 4 के, पर नहीं, छोटी से छोटी संख्या देखनी तुम्हें जो 3 के और 4 के पहाड़े में आती हो, और उस वो क्या हो जाएगी हमारे तुम्हारे पास में 12। इसी प्रकार से 12 और 6 के पहाड़े में वे संख्या देखो जो 12 के पहाड़े में भी आती है और 6 के पहाड़े में भी। अब बच्चे बोलेंगे कि 24 नहीं, 24 नहीं 12, क्योंकि 12 भी 12 के पहाड़े में आता है, भले ही वो चाहे एक बार पढ़ के हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम ले से लेंगे। 7 को हमने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि 7 जो संख्या है वो एक हमारी अभाज्य संख्या भी है और विषम संख्या भी, इसलिए हम पहले सम संख्या से लिख देंगे। तो फिर हमारा 12 आया,
8 का और 12 का लय से कितना निकला हमारा 24, और 24 और 12 का लय से भी हमारा 24 निकला, और 7 से गुना करने के बाद में हमारा कितना आ गया 168, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 4। इसमें हमें बताया गया कि a और b ऐसी दो अभाज्य संख्या है, यानी कि a और b कौन सी संख्या है, वे अभाज्य संख्या, ना वे भाज्य संख्या और ना ही वे समय और ना ही वे विषमय, वे है हमारे पास में अभाज्य संख्या। इसके बाद में है कि b से बड़ा a है और उनका लेस है कितना है हमारे पास में 209 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी का मान कितना होगा। इस प्रकार के सवाल अक्सर कर एग्जाम में भाई पूछे जाते हैं। अब जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं वही आपकी स्पीड को 2 गुना कर देगी। अब जो ट्रिक मैं इस सवाल में आपको बताऊंगा वो इस सवाल को हल करने के लिए आपकी स्पीड को 2 गुना कर देगी। देखो कैसे, यानी कि जो हमारे पास में लेस है वो कितना है हमारे पास में 209। ठीक है, अब 209 के जो अभाज्य हम गुणनखंड करेंगे भाई, अब अभाज्य गुणनखंड में हम इसको ना तो 2 से काट के देखना, तो बाद में हम इसको लेंगे 11 से, 11 ही कम 11 और 11, हाँ 11 से कट जाएगा ये हमारा 19 बार। ठीक है, 11 से ये कट गया 19 बार, और दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी हमारी 11। ठीक है, या तुम पहली संख्या को 11 में लिख सकते हो और दूसरी संख्या को तुम 19 लिखते हो, कोई दिक्कत। तो में दो अभाज्य संख्या कौन सी आ गई, तो हमारे पास में 11 और 19 आ गई। अगर 11 और 19 की गुणा कर दी जाए तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 209 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी ज्ञात करना है। तो ए क्या है, यानी कि बी से बड़ा ए है, तो ए का मान हमारा बड़ा है और बी का मान हमारा छोटा है। तो पहली संख्या जो बड़ी संख्या है उसको ए लिखेंगे और छोटी संख्या को बी लिखेंगे। अब जैसे ही हम 19 का वर्ग करते हैं तो 19 का वर्ग कितना आ जाएगा 361, और माइनस बी हमारा ऐसे ही लिखना क्योंकि बी का वर्ग नहीं करना, बी में इसमें वर्ग की आवश्यकता नहीं है। तो हम कितना आ जाएगा घटा के 350, और 350 हमारा ऑप्शन ए में बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भाई अगर सवाल को रट के हल करोगे तो उसका अलग मजा है, और अगर सवाल को समझ के हल करोगे तो उसका अलग ही मजा है। अगर इस प्रकार के सवाल को तुम हल करके समझ के करोगे तो इस प्रकार के अगर 1000 सवाल भी आते हैं तो उन्हें भी तुम आसानी से हल कर लोगे। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या में इसको तोड़ना, और तोड़ने के बाद में जो तुम्हारे पास में आ जाएगा उसको हल करके देखना कि हमारे पास में व्यंजक ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है मैं कि a का वर्ग माइनस बी, तो a का वर्ग हमें क्या करना है 19 का वर्ग 361, माइनस बी को घटाना है तो 350, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। देखिए साथियों अगला सवाल हमारे पास जो है ये 13,a,b,c 4 अलग अलग संख्याएं हैं, और संख्याओं के प्रत्येक जोड़े 13,a 13,b 13,c कम में से कितना है 13 है, जहां a b c प्रत्येक 60 से कम है, और a से बड़ा b b से बड़ा c है। a प्लस b नहीं a प्लस सी बटे बी का मान क्या है, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास में a प्लस सी और बटे बी का हमें मान ज्ञात करना। अब देखो एक बात तो इसमें हमेशा क्लियर हो गई, जो हमारे पास में ये संख्या है यहाँ पर हमने लिख दिया 13, फिर कोमा a, फिर कोमा b, फिर कोमा c। इन चारों संख्याओं का जो हमारे पास में मैच है वो कितना है भाई 13 है, और जहां ए बी सी जो संख्या प्रत्येक 60 से कम है, यानी कि ए बी सी जो भी हमें संख्या लिखनी है वो हमेशा 60 से कम लिखना होगा, अगर 60 से ज्यादा लिखेंगे तो नहीं लिखना। उसके बाद में अब ए बी सी के स्थान पर हम ऐसी कौन सी संख्या रख सकते हैं जिनका हमारा मैसे कितना होना चाहिए 13 होना चाहिए। तो हम संख्या लिख सकते हैं, जैसे एक तो हमारा 13 होगा, दूसरा हम 26 लिख सकते हैं, तीसरा हम 39 लिख सकते हैं, और चौथा हम 52 लिख सकते हैं। ये चारों संख्या हमने लिख दी, यानी कि एक संख्या हमारे पास थी, क्या थी हमारे पास में 13, 13 के बाद में हमने 26, 39, 52 ये अपनी तरफ से लिखा है। अगर 13, 26, 39 और 52 का मैसे की बात की जाए तो हमेशा कितना आएगा 13 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद में संख्या भी ए बी सी कितनी है 60 से कम है। ठीक है,
इसके बाद में जो हमें बताएगा ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी, तो ऐसे ही हो रहा, ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी। उसके बाद में हमें एक व्यंजक दिया गया था कि ए प्लस सी बटे बी, ये हमें हल करके दिखाना। तो ए का मान कितना लिख देंगे भाई, हम इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे और इसको सी मान लेंगे। ठीक है, अब देखो समीकरण क्या है, ए प्लस सी बटे बी। ए का मान कितना है 13, सी का मान कितना है 39 और बटे बी का मान कितना है भाई 26। तो 13 और 39 कितना हो गया 52 बटे 26, इससे इसको भाग करा तो कितना आ गया 2, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर साथियों तुम इस सवाल को ऐसे भी हल करना चाहते हो कि ए का मान तुमने 26 लिख दिया, बी का मान तुमने 39 लिख दिया और सी का मान 52 लिख दिया, तब भी इसका आंसर बिल्कुल सही आएगा। यानी कि कितना आ जाएगा 26 प्लस 52 और बटे में कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में 39। 26 और 52 कितना होगा तुम्हारा 78 बटे 39, इससे इसको भाग करा तो कितना आ गया 2। बस तुम्हें याद ये रखना कि जहां से भी तुम ए बी सी लिखोगे हमेशा क्रम में लिखना। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना कि ए तो इसको लिख दिया, बी इसको लिख दिया और सी इसको लिख दिया, ऐसे नहीं, क्रम में लिखना है। अगर इधर नीचे से जैसे ये क्रम में है या ऐसे तुम क्रम में करके सवाल को हल कर सकते हो और तुम्हारा उत्तर बिल्कुल 2 सही आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते कि अगला सवाल क्या है। देखिए दोस्तों अगला सवाल हमारे पास में है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम उनके महत्तम समापवर्तक का 22 गुना है। ठीक है, यानी कि दो संख्या है उनका लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 22 गुना है। यदि एक संख्या 132 और एलसीएम और एचसीएफ का योग 276 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। यह सवाल दोस्तों आपको खुद हल करना और कमेंट में इसका उत्तर जरूर बताना कि इसका उत्तर क्या है, क्योंकि यह सवाल मैंने आपको पहला सवाल जिस प्रकार से मैंने आपको पहला सवाल हल करके दिखाया उसी प्रकार से यह हमारा सवाल नंबर 6 है। आपको इसको हल करना और हल करने के बाद में इसका आंसर कमेंट में जरूर बताना कि इसका आंसर है क्या। देखो इसमें सवाल में सिर्फ तुम्हें अंतर क्या दिया गया, इस सवाल की थोड़ी लैंग्वेज बदल दी। ठीक है, यानी कि हमें पहले बताया लास्ट में बताया गया था कि एक संख्या इतनी है, पर इसमें क्या लिखते हैं बीच में लिख दिया कि एक संख्या 132 है और एचसीएफ और एलसीएम का योग कितना है 276 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए दोस्तों अभी मैं आपको एक बात समझा रहा था, वह बात क्या थी कि तुम्हें प्रत्येक सवाल को अगर समझ के हल करोगे तो तुम उसके आधार पर 1000 से भी ज्यादा सवाल को हल कर सकते हो। अगर तुम रट के सवाल को हल करोगे तो तुम उसी सवाल को भी मुश्किल से हल कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि इस सवाल में क्या है, सवाल बिल्कुल सेम है, बस सिर्फ क्या है भाषा का थोड़ा परिवर्तन है, इस सवाल में लिखने का थोड़ा उसने तरीका बदल दिया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और इस सवाल का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 7 है, इसमें मैं बताएगा कि 0.6 नहीं सॉरी 3.6 कोमा 1.8 और 0.144 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। इस प्रकार के सवाल को हम कैसे हल करेंगे। यहां पर दोस्तों आप ध्यान दीजिए, यही सवाल है जिसमें अक्सर कर बच्चे बहुत गलती करते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 3 पॉइंट कितना है 6, 3.6 का जब हम पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, यानी कि 18/5 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम 1.8 का जब पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास में 18/10 आ जाएगा और हमारे पास में 9.5 आएगा। इसी प्रकार से हम 0.144 का पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास में 144 बटे कितना आ जाएगा 1000 और हमारे पास में इसको भाग करने के बाद में कितना आ जाएगा भैया 18/125। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको पॉइंट संबंधित इस प्रकार का सवाल है और उसका तुम्हें लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए बोला है कि इसका तुम्हें क्या ज्ञात करना है, लय से ज्ञात करना है। अब देखो हमारे पास में जो संख्या बनी है 18/5, एक संख्या बन गई है 9/5 और एक संख्या बन गई है हमारे पास में 18/125। अब देखो इसका एक सूत्र होता है, तुम्हें याद रखना सूत्र क्या होता है। अगर भिन्न का तुम्हें लय से ज्ञात करना है, भिन्न का लय से लघुत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है, लय से ही होता है, भिन्न का लय से।
तो इसका सूत्र है भाई तुम्हारे पास अंश का लेस है, अंश का लेस है और बटे में क्या है भाई तुम्हारा हर का मैस है। ये सूत्र है, इसको याद करना और इसको नोट कर लेना, क्योंकि क्योंकि ध्यान दीजिए साथियों, यही वह पॉइंट है जहां अक्सर कर बच्चे बहुत गलती करते हैं इन सवालों में कि कभी मैस है कि इसको कैसे हल करें, 1.58 क्या है कि इसका मैस है क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो इसका तुम्हें हल करने का एक आसान तरीका मैंने ये बता दिया कि जो भी तुम्हारे पास में पॉइंट में संख्या है उसका सबसे पहले तुम क्या कर लो, उसको भिन्न में बदल दो। और भिन्न में बदलने के बाद में ऊपर का हमारा अंश होता है और नीचे का हर होता है। ये हमारी बहुत छोटी चीज बात है और तुम्हें पता भी होगा। भिन्न में बदलने के बाद में मैंने इसको ऐसे लिख लिया और इसका सूत्र पे तुम्हें याद रखना कि भिन्न का लैस है, भिन्न का लैस है बराबर क्या होता है, अंश का लैस है बटे हर का मैस है। अब देखो अंश क्या है हमारे पास में 18, तो 18 9 18 का लैस है कितना आ जाएगा हमारे पास में 18 बटे 5 5 125 का मैस है कितना आ जाएगा हमारे पास में 5 आ जाएगा। और इससे जब इसको भाग करेंगे तो हमारे पास में 3.6 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए में बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सवाल को आप हल करना। तो चलिए साथियों अगला सवाल देखते हैं। देखिए साथियों अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 8। इसमें हमें बताया गया दो संख्याओं के लैसे और मैसे क्रमशः 90 और 15 है। यदि दो संख्याओं का योग 75 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ज्यादा है और अक्सर कर एग्जाम में बदल बदल के ये सवाल पूछे भी जाते हैं। यानी कि दो संख्या है हमारे पास में, उनका लय से कितना है हमारे पास में 90 और मैं से कितना है हमारे पास में 15। यदि दो संख्याओं का योग कितना है 75 तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे पास में दो संख्या थी, पहली संख्या और दूसरी संख्या। इसका सूत्र है हमारे पास में एलसीएम और गुणा क्या होता है एचसीएफ। ठीक है भाई, अब हमारे पास में दो संख्या जो है वो हमारे पास में अज्ञात है, पर हमारे पास में उन दो संख्याओं का लैस और मैसे है। अगर इन दो संख्याओं का लैस और मैसे की बात करी जाए तो गुणा करने के बाद में हमारा कितना आ जाएगा भाई 1350। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है कि दो संख्याओं का योग है। दो संख्याओं का योग कितना है हमारे पास में, यानी कि ये दे रखा है हमें 75 और दो संख्याओं का हमारे पास में गुणनफल बनेगा और ये दो संख्याओं का हमारे पास में योगफल बनेगा। तो इस सवाल को हल करने के लिए अब तुम्हें याद करना कि तुमने गुणनखंड निकाले थे। पहली कक्षाओं में गुणनखंड का प्रयोग करा था कक्षा 10 में। वो गुणनखंड क्या होते थे, जैसे मैंने गुणनखंड लिख दिया x² प्लस 11x और प्लस 24। हमें क्या देखना होता था कि 24 कैसे टुकड़े जिनका योग 11 हो, 24 कैसे टुकड़े जिनका योग 11 हो। यानी कि ऐसी दो संख्या ढूंढनी थी हमें, अगर गुना कर दी जाए तो 24 हो जा और जोड़ दिया जा तो 11 हो जा। तो हमारे पास में संख्या क्या मिलती थी 8 और 3। 8 और 3 से अलग हमारी कोई संख्या ऐसी नहीं मिलती थी जिनकी गुना करने पर 24 और जोड़ने पर 11, गुना करने पर 24 और जोड़ने पर 11 ऐसी कोई संख्या और नहीं थी 8 और 3 से अलग। तो इसी प्रकार से ये सवाल हमें हल करना है। ऐसी दो संख्या देखनी है, अगर गुणा कर दी जाए तो कितना हो जाए 1350 और अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाए 75। ठीक है भाई, तो मैं संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा इस सवाल को इधर से हल करना होगा। 90 और 15 के हमें क्या करने होंगे अभाज्य गुणनखंड। जैसे 90 को हम तोड़ सकते हैं 45 गुना 2 में और इसको गुना कितना आ जाएगा हमारे पास में 15। अगर यहाँ से देखा जाए 45 और कितना हो गया हमारे पास में 15 दूनी 30, यानी कि 45 और कितना हो गया भाई 30। 45 और 30 को अगर जोड़ कर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 75 और 45 और अगर 30 की गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 1350। अब 45 और 30 में बड़ी संख्या क्या है भाई हमारे पास में 45, तो यानी कि ऑप्शन ए इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों एक बार फिर से समझते इसी सवाल को। सवाल में हमारे पास में था कि दो संख्याओं का लैस और मैसे कितना है 90 और 15 है। यदि दो संख्याओं का योगफल 75 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब हमारे पास में सूत्र ये हमने पिछली कक्षाओं में अच्छी तरीके से सूत्रों को पढ़ा है और समझा है। यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर हमारे पास में क्या होता था एलसीएम गुणा एचसीएफ।
तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर 90 गुणा 15 और पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर कितना आ जाएगा 1350। इसके बाद में हमारे पास में क्या है कि यदि दो संख्याओं का योगफल, जो हमारे पास में संख्या थी उनका योगफल कितना है हमारे पास में भैया, कितना है 75। तो हमें क्या करना था, हमें क्या करना था कि ये दो संख्या ज्ञात करनी थी और दो संख्या ज्ञात करने के बाद में बड़ी संख्या का हमें ज्ञात करके बताना था कि बड़ी संख्या उनमें से क्या है। तो हमने फिर वही गुणनखंड का तरीका प्रयोग किया कि हमें ऐसी दो संख्या को ढूंढना है, अगर गुणा कर दी जाए तो कितना हो जाए 1350 और अगर उनको जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाए 75। तो हमने थोड़ा सा इसको हल कर लिया, ये आपको ध्यान रखना, इस प्रकार से आप इस सवाल को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला सवाल हमारे पास में कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है, यानी कि दो संख्या हमारे पास में और उनका महत्तम समापवर्तक 12 है। निम्नलिखित में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। देखो बहुत आसान सवाल है, तुम्हें याद रखना जो भी तुम्हारे पास में दो संख्या होगी, अगर उनका महत्तम समापवर्तक हमें दिया गया होगा और इसमें पूछा गया हमें कि उनका लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक वो नहीं हो सकता जो 12 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, क्योंकि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक जो होगा वो महत्तम समापवर्तक उस लघुत्तम समापवर्तक को पूरा पूरा विभाजित कर देगा। अगर पूरा पूरा महत्तम समापवर्तक से लघुत्तम समापवर्तक विभाजित नहीं होता तो वह उसका लघुत्तम समापवर्तक उन दो संख्याओं का नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर दो संख्या लिखता हूँ, जैसे मैंने 9 और 12 दो संख्या लिख दी, अगर 9 और 12 दो संख्याओं के में से की बात करी जाए यानी कि एचसीएफ की, तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा 3, और अगर एलसीएम की बात करी जाए तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 36। ठीक है, अब देखो एचसीएफ जो है वो अगर एलसीएम से भाग करी जा तो कट जाएगा और कितना आ जाएगा 12, यानी कि भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। तो इसी प्रकार से समझाने के लिए आपको, यानी कि जो तुम्हारा महत्तम समापवर्तक है वो लघुत्तम समापवर्तक को भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। जैसे 12 से 72 कट जाएगा 6 बार, 12 से 60 कट जाएगा 5 बार, 12 से 90, 12 से अगर 90 को भाग करेंगे तो नहीं कटेगा, और 12 से 84 कितनी बार कट जाएगा 7 बार। तो उसका जो लघुत्तम समापवर्तक है वो क्या है हमारे पास में सी, यानी कि 90, जो हमारे पास में भाग देने पर पूरा पूरा नहीं विभाजित होएगा। तो ये ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला सवाल हमारे पास में है, ये हमें बता रहा है कि उन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के बीच का अनुपात क्या है जिनका लघुत्तम समापवर्तक उन दो संख्याओं का गुणनफल 384 है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक 48 है और गुणनफल कितना है 384 है। अब देखो हम सूत्र को थोड़ा याद करेंगे। सूत्र हमारे पास में क्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएफ, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएफ। अब देखो उन दो संख्याओं का गुणनफल कितना है हमारे पास में 384, कितना है 384, और उसका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम कितना है हमारे पास में एचसीएफ गुणा कितना है एलसीएम 48। अब जब 48 से इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 8, तो एचसीएफ बराबर कितना आएगा हमारे पास में 8 आ गया। ठीक है, इसके बाद में जो हमारे पास में एचसीएफ, सवाल में हमारे पास में क्या कहा गया कि उन दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के बीच का अनुपात कितना है एचसीएफ। ठीक है, बटे में क्या करेंगे एलसीएम। क्यों करेंगे पहले एचसीएफ, क्योंकि पहले एचसीएफ का नाम है महत्तम समापवर्तक का और बाद में एलसीएम का। एचसीएफ कितना है हमारे पास में 8 और एलसीएम कितना हमारे पास में 48, इससे इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई हमारे पास में 1/6, और 1/6 का मतलब कितना होगा 1:6। तो यानी कि ऑप्शन हमारे पास में बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों एक बार फिर से समझते हैं इस सवाल को। ये इसमें बता रहा है कि उन दो संख्याओं के महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक के बीच का अनुपात क्या है जिनका लघुत्तम समापवर्तक 48 और उनका गुणनफल कितना है 84 है 300। अब देखो हमारे यहाँ सूत्र है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। कितना है हमारे पास में पहली संख्या 384, एचसीएफ गुणा एलसीएम, तो एलसीएम कितना है 48, इससे उसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा 8, तो एचसीएफ
कितना आया निकल का हमारे पास में 8। उसके बाद में उसने कहा कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के बीच का अनुपात क्या है। तो क्या लिख देंगे भाई, 8/48 और इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 1:6, जो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथियों, आज आपने सीखा है एचसीएफ और एलसीएम को कैसे कम समय में सटीक तरीके से हल किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अगला टॉपिक किस पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।